नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अरुण प्रकाश द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी भैया एक्सप्रेस, इसी का सारांश, कथा वस्तु या इसके अंतर वस्तु को जान लेंगे। किसी भी कहानी के सारांश को जान लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछी जाती है उसका उत्तर लिखना काफ़ी सहज हो जाता है। तो चलिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अरुण प्रकाश द्वारा रचित कहानी भैया एक्सप्रेस एक जटिल सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को व्यक्त करने वाली कहानी है। कहानी बिहार के उन मजदूरों के बारे में है जो काम की तलाश में देश के ही दूसरे राज्यों में जाते हैं ताकि उन्हें अधिक मजदूरी मिल सके। भैया एक्सप्रेस ऐसे ही एक मजदूर विशुनदेव की कहानी है जो काम के लिए पंजाब जाता है और वहाँ अमृतसर के पास एक गांव में खेत पर काम करता है। कहानी विशुनदेव के छोटे भाई रामदेव के माध्यम से अपने को व्यक्त करती है। कहानी का आरंभ रामदेव की यात्रा से होता है। वो अपने गांव बिहार से पंजाब अपने बड़े भाई विशुनदेव को खोजने जा रहा है, जिसने पिछले 3-4 महीनों से न तो कोई चिट्ठी लिखी है और न ही उसने पैसे भेजे हैं। पहले जब विशुनदेव गया हुआ था तो पैसा भी भेजता था और समाचार भी मिलते रहता था, लेकिन अब ऐसा है कि 3-4 महीने से ना तो वो पैसा भेजा है ना ही उसका कोई समाचार मिला है। इसीलिए पता लगाने के लिए रामदेव जा रहा है। रामदेव परिवार का छोटा लड़का है। उसकी माँ, बड़ा भाई अर्थात विशुनदेव और वो स्वयं। बड़े भाई का विवाह हो चुका है लेकिन अभी गौना नहीं हुआ है, इसीलिए भाभी अभी अपने माता पिता के वहीं है। परिवार की आय का जरिया अनाज को भूनकर बेचना है, लेकिन अनाज को भूनने का काम लगभग अब ठप ही हो चुका है। इसलिए विशुनदेव की माई उपले थेपकर और गुल बेचकर उससे जो आमदनी होती है उसी से घर परिवार का खर्च चलाती है। परंतु विशुनदेव के विवाह के लिए माई को गांव के पंडित जी से कर्ज लेना पड़ा था और उसी कर्ज को चुकाने के लिए विशुनदेव को पंजाब जाना पड़ता है। रामदेव महज 18 साल का युवा है और पहली बार बिहार से बाहर निकला है। अभी अभी उसने 10वीं की परीक्षा दी है। उसे पंजाब के बारे में उतना ही मालूम है जितना उसका भाई बताता रहा है। उसके पास वो पता है जो भाई ने कभी भेजा था, अर्थात पंजाब में जहाँ वो रहता था उसका पता कभी भेजा था और उसी के सहारे वो अपने भाई की खोज में घर से निकल जाता है। उसके भाई ने कभी बातचीत में बताया था कि अमृतसर जाने के लिए दिल्ली की ट्रेन पकड़कर जाना होगा और फिर वहाँ से रेल या बस से अमृतसर जाना होगा। इसी जानकारी के आधार पर वो घर से निकल पड़ा है और ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चढ़ गया है। नॉर्मली आरक्षित डिब्बे में जिसका टिकट होता है आरक्षण वाला वही चढ़ते हैं, लेकिन बिहार से चलने वाली बहुत सी ट्रेनों में आप देखेंगे कि सामान्य लोग भी चढ़ जाते हैं। तो डिब्बे में पहले से बैठे लोगों की नज़र में वो भैया हैं जो उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से मजदूरी के लिए जाने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मूल रूप से यह शब्द भाई के प्रति स्नेह को व्यक्त करने वाला होता है, लेकिन यहाँ स्नेह का नहीं, अपमान का सूचक है। भैया कहकर उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हीनता का बोध कराया जाता है। बिहार से निकलने वाली वे गाड़ियाँ जो दिल्ली और पंजाब की तरफ जाती है, जिनमें ये मजदूर काफ़ी संख्या में यात्रा करते हैं, उन गाड़ियों को ही पिछले कई दशकों से भैया एक्सप्रेस कहा जाने लगा है। भैया एक्सप्रेस सिर्फ ट्रेन का नाम नहीं है बल्कि उन परिस्थितियों का भी सूचक है जिनकी वजह से बिहार के गरीब लोगों को काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है। कहानी का दूसरा भाग रामदेव के अमृतसर के पास भारत और पाकिस्तान का सीमावर्ती गांव रानी के
पहुंचने के बाद शुरू होता है। अर्थात इसके पास जो पता था उस पता के अनुसार वो वहाँ पर पहुँच जाता है, और जब वो पहुँच जाता है तो इसे ही कहानी का क्लाइमेक्स कह सकते हैं। कई परेशानियां झेलकर रामदेव उस गांव तक पहुंच जाता है जहां उसका भाई विशुनदेव काम करता था। लेकिन जिस इंदर सिंह के खेत पर वो काम करता था वो नहीं मिलता, और उसकी पत्नी मंजीत कौर बताती है कि वो 3 महीने पहले ही काम छोड़कर कपूरथला जा चुका है। अर्थात बताती है कि विशुनदेव 3 महीना पहले ही काम छोड़ के वहाँ से जा चुका है, कपूरथला गया है। कपूरथला में किसके पास काम करने गया है और वहाँ से विशुनदेव ने इसकी सूचना घर पर क्यों नहीं दी, ये रामदेव को समझ में नहीं आता कि कोई सूचना भी नहीं दिया गया है और कपूरथला में किसके पास काम करता है कुछ भी अता पता नहीं है। उसके पास सिर्फ 200 ही रुपये बचे हैं। इससे वो कपूरथला में जाकर अपने भाई को कैसे ढूंढेगा, इस प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं है। आखिरी सहारा इंदर सिंह ही है जो कि दूसरे दिन लौटने वाला है। लेकिन इंदर सिंह भी वही बात दोहराता है कि विशुनदेव वो कपूरथला गया हुआ है, वही बातों को ये भी रिपीट करता है। रामदेव तो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो इंदर सिंह और मंजीत कौर के कहे को चुनौती दे सके, लेकिन वहीं गांव का सरपंच स्वरूप को इंदर सिंह की बात पर यकीन नहीं होता। उनके बीच कहासुनी के दौरान मंजीत कौर बताती है कि विशुनदेव तो मारा जा चुका है। अमृतसर से लौटते हुए उसकी बस खराब हो गई थी और बस में बैठे लोगों को आतंकवादियों ने मार डाला था और उनमें विशुनदेव भी था। जिस बात का भय शुरू से ही दिखाई दे रहा था वही सच निकली। अर्थात अब विशुनदेव है नहीं, वो मर चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये बिहार के उन लोगों की कहानी ही नहीं है जो मजदूरी के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। ये पंजाब की भी कहानी है जो उस दौर में आतंकवाद के साये में डर डर के जी रहा था। ये डर हमें इंदर सिंह और दूसरे पंजाबी किसानों की बातों में भी व्यक्त होता दिखाई देता है। सिखों और हिंदुओं के बीच जो नफरत का बीज बोया जा रहा था, ये कहानी बताती है कि आम आदमी के दिल में उसके बावजूद एक दूसरे के लिए उतनी नफरत नहीं थी जितना कि बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता था। उस हालत में भी रामदेव की मदद करने के लिए जिस तरह किरपाल सिंह और सरपंच स्वरूप सामने आते हैं, जिस तरह मंजीत कौर विशुनदेव की सच्चाई बताती है, इससे यही प्रमाणित होता है कि लोगों के बीच उतना कोई कड़वाहट नहीं था। विशुनदेव मारा जरूर गया, लेकिन रामदेव पंजाब से किसी तरह की कटुता लेकर नहीं लौटता। ये नहीं कि पंजाब के लोगों को गाली देता हुआ लौटता है, ऐसा नहीं है। भैया एक्सप्रेस कहानी के केंद्र में विशुनदेव का गुम होना है, जिसे उसका छोटा भाई ढूंढने निकला है। कहानी के आरंभ से ही ये उत्सुकता पैदा हो जाती है कि क्या रामदेव को विशुनदेव मिल पाएगा। लेकिन कहानी में पाठक के मन में यह आशंका भी पैदा हो जाती है कि शायद विशुनदेव जीवित नहीं है। पूरी कहानी इसी उत्सुकता और आशंका से घिरी है। जब कहानी के लगभग अंत में इंदर सिंह की पत्नी मंजीत कौर विशुनदेव की मौत की सूचना देती है, तो इसके साथ ही कहानी खत्म नहीं होती। इस समाचार से एक नया प्रश्न पैदा हो जाता है कि क्या इस दुखद समाचार को रामदेव अपने माई और भौजी को सुना पाएगा। हालांकि इस प्रश्न के साथ ही ये कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन कहानी में एक प्रश्न और शुरू से अंत तक बना रहता है, वो है बिहार से लोगों का मजदूरी करने के लिए पलायन। रोजगार की तलाश में बिहार से जाने वाले लोगों के जीवन की त्रासदी बयान करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। ये पलायन इतनी भारी संख्या में है कि बिहार से आने जाने वाली सभी रेलगाड़ियां इन मजदूरों से ही भरी रहती है। इसी वजह से इन रेलगाड़ियों को व्यंग से भैया एक्सप्रेस नाम दे दिया गया है। लेखक स्वयं बिहार का है। जिस क्षेत्र से यह कहानी जुड़ी है उसी क्षेत्र का रहने वाला है, इसीलिए
अपने क्षेत्र के यथार्थ से परिचित है, लेकिन वो कहानी को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखता, उसे पंजाब के यथार्थ से भी जोड़ता है। इस तरह हमारे सामने दो यथार्थ समानांतर उपस्थित होते हैं। तो ये था भैया एक्सप्रेस नामक कहानी का सारांश। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।